बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सस्पेंशन इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे। इससे कबल ऑन कैंपस क्लासेस में हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है वो कुछ इस तरह से टावर के साथ कनेक्टेड होता है कि लेट्स अज्यूम हमारे पास एक टावर है और ये यहाँ पे लोकेटेड है और टावर के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में स्टील रॉड्स इंसर्ट किए गए होते हैं और टावर ग्राउंडेड होता है। तो ये हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं या टावर कह सकते हैं और ये ग्राउंडेड होता है। इसके बाद हमारे पास टावर की मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर क्रॉस आर्म्स होती हैं। सपोज करें कि यहाँ पे एक क्रॉस आर्म मौजूद है, सो ये चीज़ हमारे पास होगी क्रॉस आर्म। और इस क्रॉस आर्म के साथ यहाँ पे कंडक्टर को किस तरह कनेक्ट किया जाता है कि पहले यहाँ पे इंसुलेटर्स आते हैं। तो जो इंसुलेटर क्रॉस आर्म से हैंग किए गए होते हैं उनको हम बोल रहे होते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। तो सस्पेंशन इंसुलेटर में बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास पोर्सिलेन की डिस्क होती हैं जिनको मेटालिक कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए हमने एक दूसरे से जोड़ा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक कॉन्टैक्ट है जिसके ज़रिए हमने क्रॉस आर्म के साथ इंसुलेटर को जोड़ा हुआ है और जो क्रॉस आर्म जो इंसुलेटर होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा कि इसकी इस तरह करके एक डिस्क, कंप्लीट डिस्क जो होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी ये लेयर्स आ रही होंगी। इसी तरह इसके साथ दूसरी इसी तरह का इंसुलेटर कनेक्ट होगा। अब इस इंसुलेटर को मैं सिंपल इस फॉर्म में बना रहा हूँ और इसी तरह मल्टीपल इंसुलेटर्स कनेक्ट होंगे और एट द एंड इसके साथ यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास जो पूरा है इसको हम कहेंगे सस्पेंशन इंसुलेटर और इसको हम कहेंगे कंडक्टर। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम देखें तो जो हमारे पास हर एक डिस्क होती है या हर एक ये जो सस्पेंशन इंसुलेटर के इंडिपेंडेंट या एक ये स्टैंड अलोन इंसुलेटर होता है, ये नॉर्मली 11 kV से 15 kV वोल्टेज को सपोर्ट कर रहा होता है। सो अब अगर हमें कोई कहे कि जी बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के अगर हमें एक ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेज है उसके बारे में बताना हो, तो अगर हम इन डिस्क की काउंटिंग कर लें तो हम रफली ये बता सकते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइंस में कितनी वोल्टेज है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक डिस्क है उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। तो ये जो ग्राफ है ये रिलेशन शो कर रहा है हमारे पास जो डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो ये वाला टर्मिनल है ये लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्रॉस आर्म के साथ कनेक्टेड है और क्रॉस आर्म भी ग्राउंडेड है तो इसका मतलब है ये ग्राउंड साइड कहलाएगी। जबकि जो ये वाला साइड है इसमें हमारे पास अगर हमारे पास एक ही डिस्क है तो इस साइड पे कंडक्टर कनेक्ट होगा और अगर हमारे पास मल्टीपल डिस्क हैं तो इसका मतलब है जो हमारे पास कंडक्टर जो मल्टीपल डिस्क हैं उनके साथ यहाँ पे आखिर में आके कंडक्टर कनेक्ट हो रहा होगा और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होते हुए यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज अपीयर हो रही होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताई गई है वो वोल्टेज टू ग्राउंड के लिहाज से दिखाई गई है। एक्स एक्सिस में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है, ये डिस्टेंस किस चीज़ का है, हमारे पास इस पिन से ग्राउंड तक का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड है वो हमारा ये क्रॉस आर्म है और क्रॉस आर्म के साथ ये वाली पिन कनेक्ट हो रही है, ये ऊपर वाला पोर्शन कनेक्ट हो रहा है। सो
इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होगा उसका जो ज़ीरो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। और इसी तरह हम जैसे जैसे डिस्क के अलॉन्ग इस पिन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर है ये चेंज बढ़ रहा होगा, यानी 1 0 के क्लोज है, 2 0 से दूर है। इसी तरह जो 10 होगा ये इस डिस्क के अंदर यहाँ पे लोकेट कर रहा होगा, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट 10 और 0 के दरमियान जो होगा वो इन बाकी नंबर्स की निस्बत ज़्यादा होगा। सो अब हमारे पास जो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क है ये एग्जैक्टली जो है हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि ये इसकी थोड़ी बहुत स्लोप है। इसका मतलब ये है कि जो 1 2 और 3 है इन पॉइंट्स के ऊपर जो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होगी। 1 ग्राउंड के ज़्यादा करीब है तो इसका मतलब है यहाँ जो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो कम होगा। 2 थोड़ा सा डिस्टेंस उसका ग्राउंड से बढ़ जाता है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। इसी तरह 3 का। और जैसे जैसे हम यहाँ नीचे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट्स हमें दिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट इन सब पॉइंट्स के अंदर 10 पे आ रहा है। तो इसी तरह जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा इस डिस्क के लिए जब आप इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, यानी जो यहाँ पे क्रॉस आर्म पे आ रहा है और जो यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर इसको एज अ कोई नंबर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो यहाँ पे 100% शो हो रहा है ये वाला पॉइंट है जो कि आपका यहाँ पे इस पिन पे है। तो इसको कैप कहते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, और इसको पिन कहते हैं। तो पिन और कैप के दरमियान जो होगा वो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सस्पेंशन इंसुलेटर में मल्टीपल डिस्क होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने जैसे पिछले ग्राफ में देखा कि हमारे पास एक डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही होगी, तो अगर हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं या सॉरी मल्टीपल डिस्क हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगी। इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट का मतलब ये फर्स्ट यूनिट हमारे पास यहाँ पे वो यूनिट होगा जो क्रॉस आर्म्स के बिल्कुल नज़दीक होगा या क्रॉस आर्म के साथ कनेक्टेड होगा, और थर्ड यूनिट का यहाँ पे ये मतलब होगा कि वो कंडक्टर जो इंसुलेटर के करीब होगा। तो जैसे यहाँ पे सपोज करें कि जी मैं क्योंकि हमारे पास जो टावर था वो ग्राउंडेड था तो उसको अब मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ग्राउंड को शो करने के लिए मैं ये लाइंस लगा लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास जो क्रॉस आर्म है वो भी ग्राउंडेड है, तो क्रॉस आर्म को इस लाइन से, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइन है ये टावर को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्रॉस आर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि जो हमारा इंसुलेटर था वो इस तरह से यहाँ पे सस्पेंडेड था, यानी कुछ इस फॉर्म में हमारा इंसुलेटर था। कुछ इस फॉर्म में था। और इसी तरह हमारे पास इस केस में अभी जैसे हमें यहाँ बताए जा रहे हैं तो हमारे पास 3 इंसुलेटर्स हैं और यहाँ पे हमारा कंडक्टर लोकेटेड है। तो अब हमारे पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, ये अगर हम इंडिविजुअली देखें तो तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन हमें नियरली एक जैसी ही नज़र आ रही है, लेकिन इस रिलेशन को शो करने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है तो जो एक डिस्क के पास जो एक इंसुलेटर की डिस्क है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है वो तीनों के केस में सेम नहीं होता। जो यूनिट आपके पास क्रॉस आर्म के बिल्कुल नज़दीक होगा वहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो आपके पास कम आ रहा होगा, जबकि जो आपका डिस्क कंडक्टर के नज़दीक होगी, जैसे इस केस में ये थर्ड यूनिट है, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा। इसकी अभी हम रीज़न देखेंगे क्योंकि हमारे पास हर डिस्क एक कैपेसिटर के तौर पे एक्ट करती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो ये डिस्क है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट है और यहाँ नीचे भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, और इंसुलेटर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इस एक कैपेसिटर को फॉर सेक ऑफ एनालिसिस इस एक इंसुलेटर को फॉर सेक ऑफ एनालिसिस एक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह ये बाकी डिस्क को भी, तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में
यहाँ पे इस तरह से 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। सो अब अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास यहाँ पे और कोई कैपेसिटेंस मौजूद नहीं है, तो क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और लेट्स अज्यूम कि तीनों जो डिस्क्स हैं वो भी सेम है, तो डिस्क सेम होने का मतलब है कि यहाँ पे मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स भी सेम है, डाइलेक्ट्रिक भी सेम है, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो भी सेम आएगी। यानी तीनों की अगर हम कैपेसिटेंस को C कह दें तो ये तीनों की कैपेसिटेंस जो होगी वो सेम आएगी। तो अब अगर हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि जो इनके अंदर चार्जिंग करंट होगा, जिसको इस इंसुलेटर के केस में हम लीकेज करंट भी कहते हैं, क्योंकि इंटेंशनली हम चाहते हैं कि इंसुलेटर में से करंट ना फ्लो कर रहा हो, लेकिन क्योंकि ये कैपेसिटर का काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ चार्जिंग करंट या लीकेज करंट इसमें से फ्लो कर रहा होगा, जो बहुत थोड़ी अमाउंट में होगा। और क्योंकि ये सब तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसलिए वो करंट जो होगा हमारे पास, जो चार्जिंग करंट होगा वो तीनों के अंदर सेम होगा। तो अब अगर कैपेसिटेंस भी सेम है और चार्जिंग करंट भी सेम है तो कैपेसिटेंस से हम इन की XC निकालेंगे। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो XC होता है वो हमारे पास होता है J ओमेगा 1/J ओमेगा F J ओमेगा C, यानी इन अदर वर्ड्स 1/J 2 पाई FC। सो हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो I इंटू XC होगी। तो करंट भी तीनों में सेम है, XC भी तीनों की सेम है क्योंकि तीनों के कैपेसिटेंस सेम है, तीनों के सेम फ्रीक्वेंसी की लाइन के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब होगा कि तीनों के पास वोल्टेज भी सेम है। तो अब अगर हमारे पास लाइन की जो वोल्टेज है, सपोज करें कि ये हम अगर एक कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को VC कहें और जो लाइन वोल्टेज कैरी कर रही है, जो पावर डिलीवर हो रही है जिस वोल्टेज पे, सपोज करें अगर ये V है, इसका मतलब ये है कि 3 डिस्क वाले सस्पेंशन इंसुलेटर के जो VC होगा वो V/3 होगा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर यहाँ नीचे इसलिए लाई कर रहा है क्योंकि ये वाला जो यूनिट है ये क्रॉस आर्म के सबसे नज़दीक है। इसका मतलब है ग्राउंड से सबसे नज़दीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, अगर हम इसके लिहाज से देखें तो इसके क्रॉस जो स्ट्रेस आ रहा होगा वो V/3 का आ रहा होगा। लेकिन जो बाकी दोनों इंसुलेटर्स होंगे, जैसे ये सेकंड इंसुलेटर है, अब इसको अगर हम ग्राउंड के लिहाज से देखें तो जो यहाँ पे इस पे स्ट्रेस आ रहा होगा वो बेसिकली V-V/3, यानी इसके स्ट्रेस को आप निकाल देना। जबकि जो ये वाला इंसुलेटर होगा इसके अक्रॉस जो स्ट्रेस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इसी वजह से गो के अगर हमने तीनों कैपेसिटर्स सेम अज्यूम किए हैं तो एक के क्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया, यानी यहाँ भी V/3 है, यहाँ भी V/3 है, यहाँ भी V/3 है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शो कर है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो यहाँ पे वोल्टेज टू ग्राउंड परसेंटेज होगी, सॉरी वोल्टेज जो होगी ना यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कम होगी, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्टेज ज़्यादा होगी, और इस कैपेसिटर जो ये डिस्क है इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ज़्यादा होगी। सो इस वजह से यहाँ पे जो ये यूनिट है फर्स्ट यूनिट ये क्लोज टू क्रॉस आर्म है, जबकि ये यूनिट क्लोज टू कंडक्टर है। सो अब हम दोबारा से उस इंसुलेटर स्ट्रिंग को कैपेसिटेंस की फॉर्म में बना लेते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमने टावर को रिप्रेजेंट करना है तो क्योंकि टावर ग्राउंडेड है तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन शो करेंगी कि हमारे पास टावर ग्राउंडेड है। जबकि क्रॉस आर्म भी क्योंकि ग्राउंडेड है सो इसलिए ये क्रॉस आर्म होगी, और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस आ रही है तीनों की, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि हमारे पास 3 डिस्क कनेक्टेड हैं और यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर मौजूद है। अब जो ये कैपेसिटेंस होती है इसको सेल्फ कैपेसिटेंस कहा जाता है, या म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी इसी को ही बोला जाता है।
और अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास इंसुलेटर्स सेम है तीनों डिस्क, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो तीनों में सेम है और उसको हम C कह देते हैं। लेकिन एक और यहाँ पे ये भी चीज़ आप देखते चलें कि जो हमारे पास यहाँ पे मेटेलिक कांटेक्ट होता है और जो ये ग्राउंडेड होता है, क्योंकि ये मेटल कांटेक्ट है, इसने कुछ ना कुछ लीकेज करंट कैरी करना है और यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, और ये ग्राउंड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस करंट कैरिंग कंडक्टर या जो यहाँ पे वोल्टेज है और जो यहाँ पे ग्राउंड है, इसके दरमियान में भी एक कैपेसिटेंस डेवलप हो रही होगी। सो जो अभी हमने लास्ट में देखा कि हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, वो एक्चुअल में नहीं हो रही होगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मेटल कॉन्टैक्ट्स और टावर के दरमियान में भी कैपेसिटेंस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर्स इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे हम इनको C1 से लेबल कर देते हैं और इस कैपेसिटेंस को शंट कैपेसिटेंस कहा जाता है, यानी जितने भी ये C1 है इनको हम क्या कहेंगे, शंट कैपेसिटेंस। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास जो यहाँ पे क्रॉस आर्म के नज़दीक कैपेसिटेंस है, इसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज को V1 अज्यूम करें, यानी जो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस है ये हमारे पास है V1, जो यहाँ पे कैपेसिटेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V2, और जो हमारे पास कंडक्टर के बिल्कुल करीब स्ट्रिंग डिस्क मौजूद है उसके क्रॉस वोल्टेज है V3। और जो करंट्स हमारे पास यहाँ पे फ्लो कर रहे होंगे, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा करंट, ये आगे इस C1 में और C में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो लेट्स अज्यूम कि जो C1 में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए लेबल 1 यूज़ किया हुआ है, तो इधर हम स्मॉल I1 कह देते हैं, और जो इस कैपेसिटेंस में करंट फ्लो कर रहा है इसको हम कह देते हैं कैपिटल I1। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि I1, कैपिटल I1 और स्मॉल I1 ये इक्वल होंगे जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, और क्योंकि इस पूरी ये जो लाइन है इसमें सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इसको हम कह देते हैं I2, यानी जो ये करंट है ये I2 है, या यहाँ पे मैं इसको लेबल कर देता हूँ I2। इसी तरह यहाँ पे इस कैपेसिटर के क्रॉस भी कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, वो होगा स्मॉल I2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल I2 और स्मॉल I2 दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे, I3, जो कि इस ब्रांच में फ्लो कर रहा होगा, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसको हम क्या देते हैं, स्मॉल I3। सो ये हमारे पास टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि हमने रिलेशन निकालना है कि इन कैपेसिटेंसेस का आपस में क्या रिलेशन निकलता है और वोल्टेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी। तो उसके रिलेशन निकालने के लिए हम एक कांस्टेंट रेशियो डिफाइन करते हैं, जिसको जिसमें लेट्स सपोज कि हम एक डिफाइन करते हैं रेशो C और C1 से रिलेटेड। तो इसको हम लेबल, यानी C और C1 की जो रेशो है इसको हम C1 और C की जो रेशो है इसको हम क्या देते हैं K, जो कि रेशो बिटवीन शंट कैपेसिटेंस एंड सेल्फ कैपेसिटेंस। ये हमें हेल्प करेगी जो अभी हम रिलेशंस डिराइव करेंगे उनको सिंप्लीफाई करने में, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि इन कैपेसिटेंस की जो आपस में रेशो है इससे डिटरमिन होगी कि यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी है। अब हम जो हमने करंट की अभी इक्वेशंस बनाई हैं इनको यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग जो डिफरेंट वोल्टेजेस हैं इनके दरमियान एक रिलेशन डिराइव करेंगे जो कि डिपेंडेंट होगा सिर्फ इस कैपेसिटेंस की रेशो के ऊपर। सो हम पहली इक्वेशन को अभी यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है कि I2 इज़ इक्वल टू कैपिटल
I1 प्लस स्मॉल I1। तो ये मैं दोबारा बताता चलूँ कि यहाँ पे ये मैंने किस तरह से डिराइव किया था। आपने स्टार्ट हमेशा क्रॉस आर्म वाली साइड से करना है। तो आप देखें कि ये दोनों करंट ऐड होके यहाँ पे जो करंट है वो उसके इक्वल आएगा। तो जो यहाँ पे लेबल है उसको हमने यानी सबस्क्रिप्ट 1 यूज़ किया है सारी टर्म्स के लिए। तो I1 कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1 दोनों मिलके यहाँ पे इसके इक्वल आ रहे होंगे, I2 के इक्वल आ रहे होंगे। सो अब मज़ीद हम इनको वोल्टेजेस की फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हमें जो वोल्टेज की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि हम देख सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू आई एक्स के बराबर होता है। सो अब यहाँ पे हम यही रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास I हो जाएगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, V ओवर X के बराबर हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारा I2 है ये फ्लो कर रहा है यहाँ पे। सो हमारे पास जो I2 होगा ये हमारे पास होगा V2 ओवर यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है C, तो कैपिटल X C के इक्वल होगा। इसी तरह जो हमारा I1 होगा वो फ्लो कर रहा है इस कैपेसिटेंस के अंदर से, जो यहाँ पे चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 ओवर एक्स सी, और स्मॉल I1 हमारे पास है ये। सो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने वोल्टेज डिफाइन की थी V1, लेकिन यहाँ पे हमें वोल्टेज का नहीं पता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो V1 है वो इस पॉइंट के और यहाँ क्रॉस आर्म के दरमियान, और क्रॉस आर्म क्या है, ग्राउंडेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें वोल्टेज तो ये दोनों पॉइंट दोनों में सेम आ रहा है, और दूसरा पॉइंट इसका भी ग्राउंडेड है। तो यानी इसका मतलब है अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा अरेंज करके बनाएं तो ये दोनों कैपेसिटर्स आपको पैरेलल में मिलेंगे। इसका मतलब है दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V1 ही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, V1 ओवर एक्स सी 1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशंस आ जाते हैं, यानी हमारे पास जो x होता है वो है एक्स सी, कैपेसिटेंस के केस में होता है 1 ओवर जे ओमेगा सी। तो 1 ओवर जे ओमेगा सी जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा V2 इंटू जे ओमेगा सी इज इक्वल टू V1 इंटू जे ओमेगा सी प्लस V1 इंटू जे ओमेगा सी 1। तो इस सारी एक्सप्रेशन में हमारे पास जे ओमेगा दोनों साइड पे कॉमन आ रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद हमारा जो रिलेशन होगा V इंटू सी इज इक्वल टू V1 इंटू सी प्लस V1 इंटू C1। अब हमने कुछ देर पहले एक जो शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस के दरमियान जो रेशो बनती है उसको हमने K से डिफाइन किया था, यानी हमने K डिफाइन किया था C1 ओवर C। सो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो C1 है ये बनता है KC। सो अब हम C1 की जगह इसको पुट करेंगे तो V2 इज इक्वल टू V1 इंटू सी प्लस C1 की जगह हम लिखेंगे V इंटू के सी, और सॉरी यहाँ पे भी C है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे भी C है और इधर भी दोनों टर्म्स में C आ रहा है, तो ये C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारी रिलेशनशिप इसके बाद बनेगा वो होगा V2 V1 यहाँ पे 1 था प्लस V1 इंटू के, और यहाँ से अब हम V1 को कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस के। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अभी के को डिफाइन करने का पर्पस क्या था कि अब हम रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट वोल्टेजेस को विद के, यानी डिफरेंट वोल्टेजेस को आपस में रिलेट करेंगे और सिर्फ के की टर्म इस्तेमाल हो रही होगी, कहीं पे भी कैपेसिटेंस की टर्म एज सच डायरेक्टली नहीं आ रही होगी। सो अब हमने यहाँ पे V2 डिराइव कर लिया है इन टर्म्स ऑफ V1। अब इसी तरह से हम किरचॉफ लॉ को यूज़ करते हुए और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए
मज़ीद और रिलेशन डिराइव करेंगे। तो अब हम अगर इस रिलेशन को, यानी अभी हमने ये पहले एक रिलेशन यूज़ किया जिसमें हमने v2 और v1 का रिलेशन निकाला, अब हम v3 और v2 का रिलेशन निकालेंगे और इस v2 वाले में मज़ीद v1 को पुट करके तो हमारे पास जो सारी इक्वेशंस होंगी वो v1 की फॉर्म में आ जाएंगी। तो अब हम दोबारा से दूसरी करंट की इक्वेशन को यूज़ करते हैं जिसमें हमने देखा है कि हमारा i3 किसकी इक्वल है, i2 प्लस स्मॉल i2। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो i3 है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है जो इस ब्रांच में, और ये आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी कैपिटल I2 और स्मॉल I2। सो इस इक्वेशन को यूज़ करते हम देख सकते हैं कि हमारा I3 इज इक्वल टू कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2, और कैपिटल I2 अगेन इनको हम इसी तरह वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे, और वोल्टेज की फॉर्म में लिखने का मतलब है हम इनको इन टर्म्स ऑफ v इज इक्वल टू आई एक्स लिखेंगे, और i हमारे पास हो जाएगा v ओवर x। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो यहाँ पे xc को हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे कि हमारे जो यहाँ पे वोल्टेजेस होंगी, i3 हमारा यहाँ पे फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज हमने डिफाइन की है वो है v3, और डिवाइडेड बाय फॉर टाइम बिंग अगर हम x की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो क्या है, c है कैपेसिटर, तो ये इसको हम लिख सकते हैं xc। अब जो कैपिटल I2 है वो फ्लो कर रहा है इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। तो इधर जो वोल्टेज हमने डिफाइन किया है वो है v2, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा v2 ओवर xc प्लस स्मॉल I2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्मॉल I2 है ये बेसिकली क्या है कि I3 और I2 के रिलेशन से आ रहा है, या यानी I3 में से I2 माइनस करेंगे तो I2 है, लेकिन क्योंकि हमने वोल्टेज की फॉर्म में लिखना है तो अब हमें यहाँ की वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इस पॉइंट की वोल्टेज देखें तो इस पॉइंट के वोल्टेज जो होगी वो वही वोल्टेज होगी जो इस कैपेसिटर के क्रॉस आ रही होगी, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये आगे डिवाइड हो रही है यहाँ पे, प्लस जो यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज है ये आगे इन दोनों में आ रही है, और ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो ये हमारे पास कुछ सर्किट सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसे बन रहा है। यानी इसी सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे अगर बनाऊँ तो सपोज करें कि इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज चाहिए, इसके आगे हमारे पास एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और फिर हमारे पास यहाँ आगे दो कैपेसिटेंस और कनेक्टेड है। तो जो ये C1 नीचे जा रहा है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और एक C1 हमारे पास यहाँ आगे जा रहा है जो कि क्रॉस आर्म के साथ, यानी यहाँ पे क्रॉस आर्म है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टावर है, और ये हमारे पास है C1 और ये हमारे पास है C, और ये भी C है। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कह दिया I2, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हमने कह दिया स्मॉल I1, और इसको हमने कहा है कैपिटल I1। तो ये अब हमने सारे डिफाइन कर लिया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो क्रॉस आर्म और टावर दोनों ग्राउंडेड हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम है, तो इस लिहाज से ये दोनों कैपेसिटर्स हमारे पास क्या हो गए हैं, पैरेलल आ गए। तो इसको अब अगर मज़ीद मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो एक्चुअल चीज़ बन जाती है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये चीज़ बन गई सर्किट की फॉर्म। अब मुझे यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो अब वोल्टेज डिवीजन रूल से आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ सीरीज में आ रहा है। इसका मतलब ये है जो यहाँ पे वोल्टेज है प्लस जो यहाँ पे वोल्टेज है वो इसके बराबर आएगी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हम देख चुके हैं कि इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो थी V1, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है V2। सो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है इस पॉइंट पे ये हमारे पास V2 प्लस V1 है। तो जो अभी हमने यहाँ पे I2 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना है उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा I2 होगा इसमें यहाँ जो ऊपर न्यूमरेटर में वोल्टेज लिखेंगे वो सिंपल V नहीं आएगा बल्कि V2 प्लस V1 का एडिशन होगा, और नीचे हमारे पास XC1 आएगा डिनोमिनेटर में। सो
अब हमने ये रिलेशंस डिफाइन किए, इसके बाद हमने क्या किया था इससे ऊपर वाले में कि हमने इस एक्स सी को जे ओमेगा सी की फॉर्म में लिख लिया था। और जब हम जे ओमेगा सी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, वी थ्री इंटू जे ओमेगा सी इज इक्वल टू वी टू इंटू जे ओमेगा सी प्लस वी टू प्लस वी वन इंटू जे ओमेगा सी वन। यहाँ से जे ओमेगा हर टर्म में आ रहा है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड रिलेशन हो जाएगा वो था वी थ्री इंटू सी वी टू इंटू सी प्लस वी टू इन प्लस वी वन इंटू सी वन। अब इससे पहले हमने क्या किया था, हमने v2 और v1 को रिलेट किया था। अब हमारे पास जो नीचे एक्सप्रेशन डिराइव हो रहा है उसमें यहाँ पे v3 आ रहा है और इस साइड पे हमें किसी तरह v1 ही लाना है। तो जो v2 हमारे पास आ रहा है उसको हम इस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ये जो v2 है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के इंटू v1 इंटू सी प्लस इस अगली टर्म के अंदर भी हम v2 और c1 को अगर अलग कर लें और v1 और c1 को अलग कर लें तो v2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के इंटू v1 इंटू सी प्लस जो v1 c की टर्म है इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास हर एक्सप्रेशन में ये चीज़ आ चुकी है। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा C है इसको हमने सॉरी जो हमारे पास यहाँ पे C1 है इसको हमने KC की फॉर्म में लिख लेना है। तो हम इसको लिख सकते हैं V3 इंटू सी इन प्लस 1 प्लस के इंटू V1 इंटू सी प्लस 1 प्लस के इंटू V1 इंटू के सी। ये जो हमने रेशो डिफाइन की है सेल्फ शंट कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस की या सेल्फ कैपेसिटेंस की, तो के सी आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पूरा ओवरऑल रिलेशन बना है इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। हमारे पास सी कॉमन आ रही है, सी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो रिलेशन बन जाएगा उसमें हमारे पास v3 इंटू 1 प्लस के इंटू v1 प्लस 1 प्लस के इंटू v1 और यहाँ पे k आ गया प्लस v1 इंटू के। तो अब इन सब में हमारे पास जो v1 है कॉमन आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं v3 इंटू v1। तो पहली टर्म के अंदर से हमारे पास 1 प्लस के आ जाएगा, दूसरी टर्म में हमारे पास k इंटू 1 प्लस के आ जाएगा और जो लास्ट टर्म में इसमें सिंपल हमारे पास k आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से v3 इज इक्वल टू v1 इंटू सॉरी 1 प्लस के था और ये k सारे सेम है तो ये इसको हम 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के लिख सकते हैं। सो इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिखें तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और या अगर हम इससे यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास v3 इज इक्वल टू v1 इंटू ये तीनों के ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर हमारे पास एक फाइनल रिलेशन बन गया है विच इज़ बिटवीन v3 एंड v1। सो अब हमने v2 इन टर्म्स ऑफ v1 हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है जो कि कंडक्टर की वोल्टेज है वो हम देख चुके हैं कि वो बराबर है v1 प्लस v2 प्लस v3। ये बेसिकली हमने कैसे हमें पता चला कि जो हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है जो ये पावर कैरी कर रहा है
वो V वोल्टेज पे कैरी कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पे सारे में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे V3 V2 V1, तो इस लिहाज से हमारे पास जो वोल्टेज है वो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्योंकि हमने V1 V2 V3 तीनों के जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ V1 निकाले हैं, तो अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा कि हमने देखा कि हमने जो पहला रिलेशन निकाला था वो सो पहले में V1 आ रहा तो V1 डायरेक्ट होगा, जबकि V2 का जो हमने रिलेशन निकाला है V1 इंटू 1 प्लस के यहाँ पे आ जाएगा, और V3 हमारे पास आ जाएगा V1 इंटू 1 प्लस 3k प्लस के स्केयर, और तीनों टर्म्स में V1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस के प्लस 1 प्लस 3k प्लस के स्केयर आ जाए। सो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, V1 इज इक्वल V इज इक्वल टू V1 इंटू ये 3 1s आ रहे हैं हमारे पास, तो 3 प्लस 4k प्लस के स्केयर आ जाएगा। सो ये अब हमारे पास एक्सप्रेशन डिराइव हो गई है। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ अब अगर हम V1 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कंडक्टर की वोल्टेज का ऑलरेडी अंदाज़ा है कि कंडक्टर की वोल्टेज कितनी है, तो हम यहाँ से जो मेन हमें निकालना है वो V1 हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टर वोल्टेज 3 प्लस 4k प्लस के स्केयर। तो ये जो V आपके पास यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारे पास बेसिकली लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लाइन टू लाइन वोल्टेज इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो चीज़ चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि दो कंडक्टर्स के दरमियान क्या है, वो लाइन वोल्टेज बनेगी। यहाँ पे जो हम वोल्टेज देख रहे हैं, ये जो वोल्टेज होगी ये विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस आर्म के लिहाज से या टावर के लिहाज से देख रहे हैं, और वो दोनों क्या हैं, ग्राउंडेड हैं। तो जो यहाँ पे वोल्टेज आप इस रिलेशन में यूज़ कर रहे हैं, ये वोल्टेज क्या है, ये हमारे पास बेसिकली लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है। तो जब भी हमारे पास थ्री फेज सिस्टम होता है तो वो जो वोल्टेज हमें गिवन होती है वो नॉर्मली लाइन वोल्टेज होती है, लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है। इसका ये है कि जब भी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे जिसके अंदर आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी या इन रिलेशंस को यूज़ करना होगा, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज आप कंडक्टर की वहाँ यूज़ करोगे वो लाइन टू न्यूट्रल होगी। सो अब हमने जब भी तक हमने काम किया इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें लाइन की वोल्टेज पता है तो हम हर डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम एक टर्म डिफाइन करनी है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, वो क्या चीज़ है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को डिफाइन करेंगे हम कुछ इस तरह से कि न्यूमरेटर में हमारे पास टोटल वोल्टेज आएगी जो कि स्ट्रिंग के अक्रॉस अपीयर हो रही है। यानी टोटल अगर हम स्ट्रिंग 3 डिस्क की स्ट्रिंग है तो इसके मतलब उसकी जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 जो कि इक्वल टू V ही बनती है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कि हमारे पास इस सस्पेंशन इंसुलेटर के अंदर नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, तो n जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ डिस्क को। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्क हमारे पास सबसे नज़दीक होगी कंडक्टर के, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स सपोज उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं V। सो जो हमने नोटेशन यूज़ की है उसमें हमारे पास जो 3 है वो कंडक्टर के सबसे नज़दीक है। सो यहाँ पे हमारे पास V3 आ जाएगा। और अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में देखना चाह रहे तो इसको 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि V1 V2 V3 हमने देखा है कि ये V की इक्वल है, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी वो V डिवाइडेड बाय N इंटू V3। तो इसको इन टर्म्स ऑफ
जेनेरिक डिफाइन कर लेते हैं। ये वी थी, ये क्या थी? वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। जबकि एन हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ डिस्क, और हमारे पास जो V3 है ये वोल्टेज ऑफ द डिस्क लोकेटेड नियरेस्ट टू द कंडक्टर। सो हमने इसी चीज को कुछ इस फॉर्म में डिफाइन कर लिया। अब हम जो हमने अभी रिलेशंस डिराइव किए हैं इससे देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स कुछ कैसे आएंगे। सो जो हमने पहला रिलेशन डिफाइन किया था जिसमें हमने V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 1 प्लस K लिखा था। अब ये जो K है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो नॉर्मली जो है ये 1 से काफ़ी कम रखा जाता है, यानी आइडियली इसको K को 0 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि K को 0 होने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो यानी हम अब कुछ केसेस डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम K के लिहाज से देखेंगे कि हमारे पास रिलेशंस कैसे डिफाइन होंगे। सो लेट्स सपोज हम पहला केस डिफाइन करते हैं कि पहला केस हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास अगर K की वैल्यू 0 है तो क्या होगा। अब अगर K की वैल्यू 0 है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास V2 और V1 क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि V2 और V1 दोनों सेम आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम V3 के रिलेशन में देखें तो यहाँ पे अगर हम K को 0 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे V3 और V1 भी इक्वल आ जाएंगे। जिसका मतलब है V2, V1 और V3 तीनों क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे। अब जब ये इक्वल आ रहे हैं तो क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो इन तीनों का सम है वो टोटल वोल्टेज या जो कंडक्टर वोल्टेज कैरी कर रहा है उसके इक्वल आ रहा है, और क्योंकि तीनों सेम है तो इसका मतलब है जो डिस्क कंडक्टर के सबसे नज़दीक है उसकी वोल्टेज को हम कैसे V के साथ रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे तीनों दोनों में यहाँ पे V2 और V1 की जगह हम V3 प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास तीनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा 3V3 ओवर V और V3 इज इक्वल टू V/3। तो ये हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करके हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला देखें जिसमें हमने देखा था कि V जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी थी उसमें हमने देखा V ओवर एन यहाँ पे हमारे केस में 3 है, डिवाइड बाय जो वोल्टेज जो डिस्क कंडक्टर के सबसे करीब मौजूद है उसकी वोल्टेज जो कि हमारे केस में थी V3। तो V3 का भी हमने आंसर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ V, तो ये V/3 को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो आप देखें कि जो हमारा आंसर निकल रहा है इंटू 100 करें तो ये 100% निकल रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास K 0 होगा तो तब हमारे पास स्ट्रिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी के मैक्सिमम होने का दूसरा मतलब ये है कि तीनों डिस्क के क्रॉस वोल्टेज क्या हो रही होगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। लेकिन अब अगर हम K को चेंज कर देते हैं, हम अब एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो K है इसकी एक एक्सट्रीम वैल्यू लिख लेते हैं। दूसरे केस में हम सपोज करें K को हम ले लेते हैं हमारे पास 1 है। अब इस केस में हमारे पास रिलेशन कैसे डिफाइन होंगे कि जब हमारे पास K 1 होगा तो V2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू V1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो V2 होगा वो होगा 2 इंटू V1, और इसी तरह V3 हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे 1 डिफाइन करें तो 1 प्लस 3 और प्लस 1 तो ये हमारे पास ये हो जाएगा V3 हमारा हो जाएगा 4V1। सो अब हम यहाँ पे जो फाइनल रिलेशन डिफाइन करना है हमने वही यूज़ करना है कि V इज इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे V1 की वैल्यू चाहिए, और हमने जो रिलेशन एट द एंड बनाना वो इन टर्म्स ऑफ V3 बनाना है, क्योंकि जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है उसके अंदर हमें V3 और V दोनों चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि V1 को इन टर्म्स ऑफ V3 आप यहाँ पे लिख लें तो वो हमारे पास बनता है V3/4। इसी तरह V2 को आप इन टर्म्स ऑफ V3 लिखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो V1 की ये वैल्यू है ये आप वहाँ पुट कर लें। इसका मतलब है जो हमारे पास V2 होगा वो बनेगा 2 इंटू V3/4, या इन अदर वर्ड्स V3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा V3/2 प्लस V3। तो इसमें से V3 कॉमन ले लें और ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 + 1/2 + 1। सो जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 7/4, 7/4 इंटू V3। सो अब हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिसके मुताबिक हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी में हमने लिखना था, यहाँ टॉप के ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास जो कंडक्टर की एक्चुअल वोल्टेज है वो आ जाएगी V, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि 3 है, और यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म आ रही है इस केस में 7/4 बन रही, 7/4 इंटू अगर हम V की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास 4/7 इंटू V आ जाएगा। सो अब अगर हम इसको कम्प्लीटली डिफाइन करें तो ये V और V कैंसिल आउट हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है ये 12/7 आ रहा है। और इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करके देख लें तो जो अब हमारे पास रिज़ल्ट निकलता है इसमें ये नियरली 0.583 आ रहा है, या 58.3% आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो दो केसेस अभी डिस्कस किए हैं इनमें हमने स्विच किया है। K0 में हमने देखा कि जब हमारे पास शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस की जो रेशो होगी जब हम उसको ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100 होगी या मैक्सिमम आ रही होगी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम आने का जो एक्चुअल फिज़िकल मतलब ये बनता है कि हमारे पास तीनों जो डिस्क हैं उनके ऊपर वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास तीनों जो डिस्क हैं वो अपनी जो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग है उसके लिमिट के अंदर रहेंगी, और इक्वली वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने से किसी भी एक डिस्क के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि जब हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी या सॉरी ये जो हमारे पास K है इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं और एक हमने वैल्यू 1 कंसिडर कर ली है, तो अब आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके जिस तरह मैंने डिराइव किया आप डिराइव करके देख सकते हैं। तो अगर हम सपोज करें इसकी वैल्यू को 0 से ज़्यादा करते हैं तो हमने देखा कि अगर आप 1 रखते हो तो ये एफिशिएंसी जो कि पहले 0 के K = 0 के केस में 100% आई थी, अब यही चीज़ 58% पे आ गई है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी वो रेशो हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी उतने ही हमारे पास स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम होती जाएगी, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम होने का दूसरा मतलब ये बनता है कि आप अगर देखें तो हमारे पास जो डिस्क इंसुलेट कंडक्टर के सबसे नज़दीक मौजूद होगी उसके ऊपर जो वोल्टेज होगी वो ज़्यादा आ रही होगी, या उसके ऊपर जो वोल्टेज का स्ट्रेस होगा वो ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप क्रॉस आर्म की तरफ मूव करेंगे तो उन डिस्क के ऊपर जो वोल्टेज का स्ट्रेस है या जो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर सपोज करें हम जैसे अभी हमने अज्यूम किया था कि हमने 3 डिस्क यूज़ की थी और इनके साथ यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर कनेक्टेड था, तो अगर हमारे पास ये जो K है ये ज़ीरो नहीं होता तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाली डिस्क है ये सबसे ज़्यादा वोल्टेज कैरी कर रही होगी, ये उससे कम, और ये सबसे कम वोल्टेज कैरी कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप जो ये फाइनल डिस्क है जो कि क्रॉस आर्म के करीब है सबसे, ये अपनी रेटिंग से बहुत नीचे चल रही होगी,
लेकिन ये जो होगी ये माइट भी अपनी ये हो सकता है कि ये अपनी रेटिंग को वायलेट कर जाए। तो अगर ये अपनी रेटिंग को वायलेट करती है, यानी अगर सपोज करें इसकी रेटिंग 11 केवी और या 15 केवी है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये कंडक्टर सपोज करें कि ये अगर 33 केवी कर रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं, इसका मतलब है इट्स पॉसिबल कि इसने 11 केवी से ज़्यादा कैरी करना है। तो अगर ये 15 से भी ज़्यादा इसकी इसके क्रॉस वोल्टेज अपीयर हो जाती है, तो इसका मतलब ये इसकी रेटिंग को आपने क्रॉस कर दिया है, तो इसके पंक्चर होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है। इन केस अगर ये डिस्क पंक्चर होती है तो इसका मतलब है कि ये डिस्क अब इस पूरी स्ट्रिंग में से आप निकल गई है, क्योंकि ये एक शॉर्ट पाथ के तौर पे इस्तेमाल हो रही होगी। तो अब सिर्फ आपके पास कितनी रह गई हैं, 2 डिस्क रह गई हैं। तो अब हम देख चुके हैं कि एक डिस्क 11 केवी को सपोर्ट कर रही थी, इसका मतलब है 2 डिस्क मिल के 33 केवी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो आपका ओवरऑल जो सस्पेंशन इंसुलेटर है वो जो होगा वो डैमेज हो जाएगा और उसको आप मज़ीद यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।